Hello students, it's the third paragraph of A Girl with a Basket. The route lay through one of the richest of India's agricultural areas. The route lay मार्ग पड़ता था थ्रू के मध्य से, किसके मध्य से? वन ऑफ द रिचेस्ट, रिच का मतलब अमीर नहीं, अच्छा कह लीजिए, सबसे अच्छे में से एक के मध्य से, इंडियाज भारत के एग्रीकल्चरल एरियाज, कृषि क्षेत्र के मार्ग भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में, मार्ग भारत के सबसे अच्छे कृषि प्रधान क्षेत्रों में एक के मध्य से पड़ता था। जो रास्ता था दिल्ली से बरेली जाने का, वो भारत के कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक के मध्य से पड़ता था। दिस वाज प्लेन, ये समतल मैदान था। किसका समतल मैदान था? ऑफ द अपर गंगा रिवर। ऊपरी भाग समतल मैदान था। किसके ऊपरी भाग का? गंगा रिवर, गंगा नदी के। यह गंगा नदी के ऊपरी भाग का समतल मैदान था, 1000 फीट अबव सी लेवल, जो कि समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर था। बट ट्रॉपिकल, किंतु कटिबंधीय था। ट्रॉपिकल मीन्स कटिबंधीय। कह रहे हैं कि मार्ग भारत के अच्छे कृषि प्रधान क्षेत्रों में से एक के मध्य से गुजरता था, पड़ता था। यह गंगा नदी के ऊपरी भाग का समतल मैदान था, या गंगा नदी के ऊपरी भाग का समतल मैदान था, जो कि समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित था, किंतु कटिबंधीय था। In other words, we can say that the writer wants to describe about the route from New Delhi to Bareilly. Whatever he saw during his travel from New Delhi to Bareilly, he expressed in this paragraph. Expressing about the route, he says that the route passed through one of the richest India's agricultural areas. It was the plain of the holy river Ganga, and it was the higher point of that plain, in which there were jungles, there were forests. Expressing the condition of Ganga on that day when he was traveling, the writer says that the Ganga was brown silt. गंगा भूरे रेत वाली थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रेत वाली थी, स्वैलन, और उमड़ी हुई थी विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी से। उन दिनों
गंगा भूरे रेत वाली हो गई थी और बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी। इट्स ओवरफ्लो इनंडेटिंग, इसका अतिरिक्त बहाव इनंडेटिंग डुबोए हुए था। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स, हजारों एकड़ ऑफ राइस, धान की फसल को। कह रहे हैं कि उन दिनों गंगा भूरे रेत वाली प्रतीत होती थी और ये बिल्कुल बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी। इसका अतिरिक्त बहाव हजारों एकड़ धान की फसल को डुबोए हुए था। हजारों एकड़ धान की फसल को डुबोए हुए था। The writer describes the condition of the Ganga on the day when he was traveling from Himalaya, from New Delhi to Bareilly. He says that the Ganga was in the condition of flood at that time, and in its overflow, thousands of acres of rice had been drowned. To the north were jungles, उत्तर की तरफ जंगल थे। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, उत्तर की तरफ जंगल थे। जंगल क्या थे, किस तरह के थे, वो देखो हाइपन लगा करके बताया गया है। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घासों का विशाल मैदान। हायर देन मैंस हेड, आदमी के सिर से भी अधिक ऊंचे ऊंचे, आदमी के सिर से भी अधिक ऊंचे ऊंचे घासों का विशाल मैदान जंगल थे। एंड अनब्रोकन, और वो निरंतर थे, लगातार। अनब्रोकन मतलब लगातार। एक्सेप्ट के सिवाय, फॉर एन ओकेजनल, कहीं कहीं, क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुंड के, कहीं कहीं पेड़ों के झुंड के सिवाय लगातार आदमी के सिर से भी अधिक ऊंची ऊंची घासों के विशाल मैदान जंगल थे। अभी इसमें और भी है, कहते हैं कि द होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के घर के रूप में, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के घर के रूप में, पाइथन्स, पाइथन्स मतलब अजगरों के घरों के रूप में, एंड कोबराज, और नागों के घरों के रूप में, एंड कोबराज, और नागों के घरों के रूप में। एक वाक्य यहां से मिलाना पड़ेगा आपको। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras. उत्तर की तरफ कहीं कहीं पेड़ों की झुंड के सिवाय लगातार चीतों, हाथियों, अजगरों और नागों के घरों के रूप में आदमी के सिर से भी अधिक ऊंची ऊंची घासों के विशाल मैदान अर्थात जंगल थे। नाउ वी कैन से दैट द राइटर एक्सप्रेसेस अबाउट द रूट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बरेली. In his view, there were great expanses of grasses, great expanses of grass in the north side. He thinks that
The expanses of grass were like the jungles in which the tigers, the cobras, the elephants, and the pythons might make their dwelling place. Everywhere else there was flat land running to the horizon. Everywhere else, हर जगह there was flat land, समतल भूभाग था, running to the horizon, क्षितिज तक फैला हुआ, हर जगह क्षितिज तक फैला हुआ समतल भूभाग ही था. बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, बरगद के पवित्र वृक्ष थे. बाय रोज ऑफ पाकर ट्रीज, अथवा पाकर के वृक्षों की पंक्तियां थीं. शेप्ड लाइक एल्म्स, चिरोबिल के आकार की, एल्म मतलब चिरोबिल. एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, रखने वाली, हैविंग मतलब रखने वाली, थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, थिक मोटा, ट्विस्टेड ऐठा हुआ, ट्रंक मीन्स घना, तना. कह रहे हैं कि हर जगह ही क्षितिज तक फैले हुए समतल भूभाग थे, किंतु बीच बीच में कहीं कहीं बरगद के पवित्र वृक्ष अथवा चिरोबिल के आकार की मोटी और ऐठी हुई तना वाले पाकड़ के वृक्षों की पंक्तियां थीं. हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. हॉट ह्यूमिड एयर, गर्म आर्द्र हवा, वाज मूविंग इन, अंदर आ रही थी. अंदर मतलब उनके डिब्बे में गर्म आर्द्र हवा अंदर आ रही थी. फ्रॉम द साउथ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की तरफ से. उत्तर पश्चिम की तरफ से गर्म और आर्द्र हवा आ रही थी. मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, बंदर, उनमें से कुछ बंदरियां, विद बेबीज क्लिंगिंग, बच्चों को चिपकाए हुए, टू देम, खुद से, बच्चों को स्वयं से चिपकाए हुए, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और जो कि नीचे की तरफ सवार रहते थे, उनके बच्चे उनके पेट में चिपके रहते, नीचे की तरफ सवार रहते थे. स्वंग ऑफ द ट्रीज, स्वंग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों से कूद जाती थी. एट द स्टेशंस, स्टेशनों पर, पेड़ों से स्टेशनों पर कूद जाती थी. लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में. करे बंदर, उनमें से कुछ माताएं, मतलब उनमें से कुछ बंदरियां बच्चों को खुद से चिपकाए हुए और नीचे की तरफ जो सवार रहते थे, मीन्स जो उनके पेट में चिपके रहते थे, उनके साथ भोजन की तलाश में वो स्टेशनों पर पेड़ों से कूद जाती थी. हम कह सकते हैं द राइटर not only cared for the human beings but also the nature and animals and other animals. He described about the air that during his travel from New Delhi to Bareilly, the air was moving in with the test of heat and humidity.
expressing the position of animals, he counts about the monkeys. Some of them female monkeys with their bunnies, with their babies, jumped off the trees at the platforms in search of food. Means there was starvation in India at that time. Every creature in India was suffering and feeling upset in lack of food. Now, the writer tells about the position of villages. He says that the villages we passed had walls. He says that the villages we passed had walls made of mud. वे गांव जहां से हम गुजरे हैड वॉल्स, उनकी दीवारें थीं मेड ऑफ मड, मिट्टी की बनी हुई, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जिन पर पानी और गाय के गोबर से लेपन किया गया था। वे गांव जिनसे हम गुजरे उनकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थी और उन पर पानी और गाय के गोबर से लेपन किया गया था। Their peaked roofs were thatched. उनका ऊपरी हिस्सा, उनका ऊपरी भाग were thatched, छप्पर थे, उनके ऊपरी भाग छप्पर थे। बंडल्स ऑफ ग्रास, छप्पर क्या होता है वो हाइपन लगा करके बताया गया। देखो, बंडल्स ऑफ ग्रास, घास की ढेर, टाइड टू बम्बो पोल्स, बांस के पोल में बंधी हुई, स्ट्रेच्ड अक्रॉस द रैप्टर्स, बल्लियों पर फैले हुए। उनका ऊपरी भाग बल्लियों पर फैले हुए बांसों से बंधी हुई घास फूस की ढेर अर्थात छप्पर ही थे। That day the pumpkin vines that grew over them, उन दिनों कद्दू की लताएं, pumpkin vines, कद्दू की लताएं, that grew, जो उगी हुई थी, over them, उन पर, were in bloom, वो भूरे रंग की हो गई थी। ट्रेलिंग स्टिक्स, धारियां बनाकर लटक रही थी, ट्रेलिंग मतलब लटक रही थी, स्टिक्स धारियां बनाकर, ऑफ येलो, पीले रंग की। ओवर ड्रे वॉल्स, उन भद्दी दीवारों पर। उस दिन, जिस दिन लेखक यात्रा कर रहे थे, उस दिन कद्दू की लताएं जो उन पर उगी हुई थी, किस पर? उन छप्परों पर उगी हुई थी, वे भूरे रंग की हो गई थी और पीले रंग की धारियां बनाकर उन भद्दी दीवारों पर लटक रही थी। In other words, we can say that the writer did not care only for the people in India, but for the animals and houses, fields there. Expressing about the villages through which the train passed, he says that the villagers had not made their residences with bricks, cement, etc., but they had made their houses with muds, soil, and they had decorated the walls of their houses
with cow dung and water. The upper position of their houses were not cemented, but they had thatched. What is thatched? Thatched is made of bundles of grass, willow, paddy, etc. Now, the writer expresses the scenery of those houses, and he says that there were pumpkin vines hanging over the rough walls and looking very nice on that day. Thanks.